हाँ सर। अरे काली कल मतीन हो रहा है अपने आप और हाँ वो हरा कलर का है लेकिन वीडियो रुक जा रहा है। दोनों दो, दोनों में सर। इसी में इसमें भी रुक रहा था, ओबीएस में भी रुका था, अभी मान लीजिए चल रहा है। इस समय चल रहा है, इस बार अभी नया शेड्यूल किया चल रहा है। अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अभी अभी चल रहा है, उस बार दोनों में रुका था, ओबीएस में भी रुका था, सिस्टम में भी। अब नहीं 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 रुका है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती भाई। जय माँ सरस्वती। हाँ भाई, देखिए एक आंख, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसको जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। अब तो चल रहा है सर ना। हाँ, अब वीडियो भी चल रहा है ना। अब चल रही है ना भाई वीडियो। इस समस्या को हम लोग जल्द ही ठीक कर लेंगे। हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है सिस्टम में। ठीक है भाई, इसको जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। हाँ सर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इस समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा, उसके लिए हम अपनी तरफ से माफी चाहते हैं। ठीक है भाई, राधे राधे। हाँ भाई, कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है सिस्टम में, इसलिए थोड़ा गड़बड़ी हो जा रहा है, तो इसका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मंडे से प्रॉब्लम ना हो गया। ठीक है ना, हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि अगले मंडे से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, जय माँ सती। हाँ ठीक है, ठीक। अभी सब ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, हम समझ गए हैं, सबको क्लियर है, क्योंकि हमारे में भी दिख रहा है। ठीक है भैया, वेग नियम, या फिर इसी को हम कहते हैं वेग व्यंजक, है ना। वेग नियम पढ़ेंगे। वेग नियम, वेग नियम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग व्यंजक। वेग नियम पढ़ेंगे, या वेग व्यंजक, या इसी को कहते हैं रेट लॉ, या इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ। हाँ, दर नियम हो जाएगा ना। वेग को हम लोग क्या कहते हैं, दर भी कहते हैं। वेग को हम लोग क्या कहते हैं, दर भी कहते हैं। तो दर के लिए हम रेट का उपयोग करते हैं, और नियम के लिए लॉ, इसको कहते हैं रेट लॉ, है ना। रेट लॉ कहा जाता है भाई। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट लॉ कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए भाई आ जाइए। तो वेग नियम क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, तो बात को समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर वापस से आपको समझाते हैं। जैसे जैसे हमने ले लिया ए है, कोई रासायनिक अभिक्रिया ए है, ए है और प्लस बी है, क्या, कोई अभिकारक है,
कोई अभिकारक है जिसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, ए और बी पार्ट है। कितने पार्ट है भाई? ए और अच्छा, स्टार्टिंग में डेट लिख दिया करें। आज कितना तारीख हो जाएगा? 18, 18/11/22। चलिए, आपकी बात, आपकी रिक्वेस्ट को हमने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, हमने आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम इसका क्या ले लेते हैं? एक्स मोल ले लेते हैं, इसको वाई मोल ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने 2 अभिकारक लिया, इसको एक्स ले लिया और इसको वाई ले लिया। इसको क्या ले लिया? एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। कुछ समथिंग पी बन रहा होगा, उससे हमसे लेना देना यहाँ पे नहीं है। रेट ला, ठीक है। तो एक्स ए वाई बी हमने मान लिया। तो हमने कल आपको बताया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या बताया था? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। और हमने वहां पर बताया था कि जो अभिक्रिया वेग होता है, हमने कल आपको बताया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, और वहां पर बताया था कि जो अभिक्रिया वेग होता है वह अभिकारक के लिखे गए सांद्रता का उनके गुणांकों का पावर, मतलब अभिकारक में क्या लिखा है? सांद्रता ए लिखी है, इसका गुणांक कितना है? एक्स है, इसके घात के समानुपाती इनटू ये हो जाएगा बी के पावर वाई के समानुपाती। कल हमने यह आपको बताया था। ठीक है भाई, अभिक्रिया का वेग नियम प्रोपोर्शनल होता है लिखे गए सांद्रता के घातों का, लिखे गए सांद्रता के घातों के पावर का समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो जब इतनी बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा इसके लिए डिफिनीशन लिख लिया जाए, फिर चर्चा की जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा इसके लिए डिफिनीशन लिखा जाए, फिर से चर्चा की जाएगी। ठीक है, जो कुछ लोग पूछ रहे हैं सर चैप्टर नेम बता दीजिए। चैप्टर नंबर ये 4 है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। कहते हैं वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, क्या कहते हैं? वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, इसके भाई अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना। इसके दूसरा टर्म भी हम आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं वह व्यंजक जो अभिकारकों की, क्या कहते हैं भाई? वह व्यंजक जो अभिकारकों की, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया वेग की प्रायोगिक निर्भरता, अभिक्रिया वेग की प्रायोगिक निर्भरता, प्रायोगिक निर्भरता अभिक्रिया वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। निर्भरता को दर्शाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। वेग व्यंजक कहलाता है। ठीक है, इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको बताएंगे, पहले आप इसको बस समझिए, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? वह व्यंजक जो अभिक्रिया, जो अभिकारकों के मोलर, अभिकारकों के मोलर, अभिकारकों के मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई? प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? वेग व्यंजक कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ रही?
मोलर सांद्रता क्या होती है? अरे भैया मोलर सांद्रता पढ़ाए थे, आपको भूल गए क्या इतने जल्दी? मोलर सांद्रता आप लोग इतने जल्दी भूल जा रहे हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ए प्लस बी बी, ए प्लस बी बी, इधर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो इधर पी बन रहा है, इधर समथिंग पी बन रहा है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी बात ही हो रही है अभिकारकों के लिए। किसके लिए बात हो रही है? अभिकारकों के लिए। ठीक है। तो अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं? कल हमने आपको बताया था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम में अभिक्रिया वेग, यहाँ पे क्या लिखना है भाई हमको? अभिक्रिया वेग लिखना है। अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होता है। द्रव्यानुपाती की क्रिया नियम में हमने बताया था कि अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक के सांद्रता के, और उनका जो गुणांक रहेगा घात में जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या है? ए है, इसका घात इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ पर बी है और इसका गुणांक कितना है? बी। तो पावर कितना हो जाएगा भाई? बी। देखिए इसका गुणांक कितना है, यहाँ पे आप देखते रहिए। यहाँ पे जो गुणांक है, यहाँ पे जो गुणांक है ये इसके पावर में चला जाता है। इसका जो गुणांक है यह कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है। देखिए गुणांक, तो ये गुणांक कहाँ आ गया है? पावर में। गुणांक कहाँ आ गया? पावर में आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, इतना ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे थोड़ा देखिए। तो लिखते हैं सिंपली हम लोग आर बराबर क्या लिख सकते हैं? सिंपली आर बराबर क्या लिख सकते हैं? के इंटू एक्स के, सॉरी ए के पावर एक्स, के इंटू ए के पावर एक्स लिखे या फिर ए लिख दे, इंटू बी के पावर बी, ये लिख सकते हैं। आर बराबर क्या? अभिक्रिया के वेग को किससे दर्शाते हैं भाई? अभिक्रिया वेग को आर से दर्शाते हैं। अभिक्रिया वेग को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो कांस्टेंट हमेशा हम के जोड़ते हैं, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो यहाँ पे के जोड़ना है, इंटू एक्स पावर ए हो जाएगा और बी पावर बी हो जाएगा। ए पावर ए और बी पावर बी हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब इसी को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, सामान्य रूप में क्या लिख सकते हैं? सामान्य रूप में क्या लिख सकते हैं? इन जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई। इन जनरल है, इन जनरल। ठीक, सामान्य रूप है इसका। लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई हम लोग? एक्स व वाई, एक्स व वाई का मान ए व बी, एक्स व वाई का मान ए व बी के समान भी हो सकता है, के समान भी हो सकता है, के समान भी हो सकता है। एक्स और वाई का मान ए बी के क्या हो सकता है? समान हो सकता है या भिन्न भी हो सकता है, या भिन्न भी हो सकता है, या भिन्न भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है जो ये इन जनरल लिखा गया है, मतलब ये सबके लिए है, यह पूरे समीकरण के लिए लगेगा, ये पूरे समीकरण के लिए लगेगा। और अब यहाँ पे जो x और y का मान है ए बी के बराबर होगा तो ऊपर वाले की तरह रहेगा, ए बी के बराबर नहीं होगा तो कुछ और मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में रहेगा। 7 बजे से क्लास चल रही बच्चा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास सही टाइम से चल नहीं पा रही है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम जल्द ही उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए भाई आगे चले थोड़ा, चलो आ जाओ थोड़ा आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे? के क्या है? के को क्या कहते हैं? के को क्या बोलेंगे भाई? स्थिरांक है। के क्या है? स्थिरांक है। यहाँ पे के क्या है? स्थिरांक है। और इस स्थिरांक को कहते क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसी क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं।
इसी क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं। और यही क्या होता है, यही होता है वेग स्थिरांक। यही क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, वेग स्थिरांक बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, वेग गुणांक के नाम से भी जानते हैं। इस के को इतने नामों से जानते हैं। के क्या है, स्थिरांक है। स्थिरांक के साथ साथ इसको बोलते क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, और इसी को वेग गुणांक भी कहते हैं। ठीक है ना, वेग स्थिरांक भी कहते हैं, वेग गुणांक भी कहते हैं। क्लास तो भाई 6:30 से चलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्लास 6:30 से ही चलेगी, क्योंकि आपका सिलेबस भी खत्म करना है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है भाई, तो आगे क्या लिख देंगे हम लोग, आइए देखिए क्या लिखेंगे भाई। तब विशिष्ट अभिक्रिया, क्या लिख देंगे भाई, विशिष्ट अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया। या इसी को किस नाम से हम जानते हैं अब, विशिष्ट अभिक्रिया, या इसी को नए नाम से क्या जानते हैं, वेग स्थिरांक। या इसी को और किस नाम से जानते हैं, वेग स्थिरांक। इसी को क्या जानते हैं, वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अब यह होगा कितना, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई। ए के पावर एक्स, बी के पावर क्या हो जाएगा, वाई। ए के पावर एक्स, और देखो यहाँ पे अगर हम क्या मान ले, यदि क्या मान ले, यदि ए की सांद्रता बराबर क्या हो जाए, बी की सांद्रता हो जाए, अब बराबर कितना हो जाए, 1 मोलर। दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, 1 मोलर के बराबर हो जाए। यहाँ से आर बराबर क्या मिल जाएगा भाई, के मिल जाएगा। यहाँ से आर बराबर क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि वेग स्थिरांक बराबर हो जाएगा, सॉरी अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा किसके, वेग स्थिरांक के। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिए, वेग स्थिरांक हमें लिखना है। क्या लिखना है भाई, हमें वेग स्थिरांक लिखना है। क्या लिखना है, वेग स्थिरांक लिखना है। तो फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू के ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई, यह फार्मूला होता है। हमने मान लिया कि जो ए है और बी है दोनों की सांद्रता एक हो जाए, दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, एक हो जाए। जब दोनों की सांद्रता एक हो जाएगी तो भाई दोनों का गुणा करोगे, और एक के पावर कुछ भी रहे, एक के पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है। तो देखिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब अभिकारक की सांद्रता, कहने का मतलब है जब अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए भाई, अभिकारक की सांद्रता इकाई सांद्रता हो जाए, क्या हो जाए, इकाई हो जाए, तो उस समय अभिक्रिया वेग बराबर हो जाता है वेग स्थिरांक के। अभिक्रिया वेग बराबर हो जाता है वेग स्थिरांक के। आकाश कह रहे हैं यहाँ पर, सर आप 2 नंबर के ज्यादा करा रहे हैं, 3 और 4 नंबर के भी कराइए बड़े सवाल। जी सर, हम जरूर कराएंगे, क्रम वाइज आइए। अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया शुरू होनी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया शुरू होनी है, क्रम से आइए, क्रम से, ठीक है ना। अभी आपको सब्जी पूरी मिल रहा है तो आप सब्जी पूरी लीजिए, पनीर आ रहा है, क्या पनीर आ रहा है, फिर गुलाब जामुन भी आएगा, फिर लास्ट में दाल चावल भी आ जाएगा, घबराइए नहीं आप। ठीक है सर, आइए, यहाँ तक हो गया भाई, ठीक है।
तो इसको हम कैसे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। लैंग्वेज में इसको कैसे लिख सकते हैं, कहते हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के, क्या बोलेंगे भाई, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अभिकारकों के यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमान या इसी को क्या कहते हैं भाई, मोलर द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान या इसी को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। हमने आपको बताया था सक्रिय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एकांक होते हैं, मोलर द्रव्यमान एकांक होते हैं, क्या होते हैं भाई, एकांक होते हैं। दोनों क्या हो जाए, इकाई हो जाए। अभी हमने आपको बताया कि दोनों क्या हो जाए, इकाई हो जाए, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाए, इकाई हो जाए। तो ऐसी अभिक्रिया का वेग ही, तो ऐसी अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। तो ऐसी अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है, यदि किसी ऐसी अभिक्रिया कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें उसकी मोलर सांद्रता इकाई हो जाए, 1 हो जाए, तो उस समय उस अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक कहलाएगा। बोलो मेरे बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सुबह सुबह खाना नहीं खाना सर? अच्छा, गौरवांशी जी हम सारे इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ा रहे हैं, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह बैच ही ऐसा चल रहा है, इस बैच में सारे इम्पोर्टेंट ही पढ़ाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? इस बैच में सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही पढ़ाए जाएंगे, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, इधर उधर की चीजें इस बैच में नहीं पढ़ाई जा रही हैं भाई, आप घबराइए मत। जो इम्पोर्टेंट है और जितना छोटा से छोटा हो सकता है हम छोटे से छोटा में पढ़ा रहे हैं आपको। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? एकदम स्मॉलेस्ट में पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि डिफिनीशन भी छोटे से छोटा लिखा जा रहा है ताकि आपको चीजें समझ में आए। एग्जाम में ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? एकदम छोटे से छोटा करके पढ़ाया जा रहा है। अब प्योरली इंपॉर्टेंट वाला भी पढ़ाया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है आपको। क्या आपको क्या लग रहा है कि हम इधर उधर की चीजें सारी ढेर सारी पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, वो इधर उधर की चीजें नहीं, जो एग्जाम में आता है उसको शार्ट वाइज कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, चलिए भैया आगे बात करते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक के मात्रक की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
तो वेग स्थिरांक की मात्रक की चर्चा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक ठो अभिक्रिया माननी पड़ेगी, ठीक है ना। वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ठो अभिक्रिया माननी पड़ेगी। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं, मानते हैं अभिक्रिया। तो हमने अभिक्रिया क्या मान लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी, या कोई हमने रासायनिक अभिक्रिया मान ली। हमने एक ठो यहाँ पे क्या मान लिया भाई, रासायनिक अभिक्रिया मान ली, ठीक है। चलिए, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, रेट अभिक्रिया का वेग लिखते हैं डीसी बाई डी टी। क्या लिखते हैं, डीसी बाई डी टी। यह किसके बराबर होता है, अभिक्रिया वेग आर के बराबर होता है। डीसी बाई डी टी ये किसके बराबर होता है, अभिक्रिया वेग आर के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। और इसको हम बराबर कितना लिखें, के इंटू ए के पावर ए इंटू बी के पावर, सर हम बी लिख रहे हैं इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम कहते हैं कि भाई इस ए के स्थान पर हम चाहें तो ए और बी भी लिख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसके स्थान पर हमने बताया कि इसके स्थान पर हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। और यह एक्स और वाई हो सकता है ए के बराबर हो सकता है ए के बराबर ना हो, यह भी तो हम पढ़ा दिए। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो आगे चले, तो देखो यहां से n बराबर निकालते, n बराबर क्या होता है, x प्लस वाई होता है। यहां से n बराबर क्या लेते हैं, x प्लस वाई। जो घातों का सम है वो कितना होता है, x प्लस वाई होता है, घातों का सम, घातों का सम। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, घातों का योग कितना होता है, n बराबर x प्लस वाई। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा, ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अब देखो k का मात्रक की बात कर लेते हैं। तो k का मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिए। ए और बी है क्या, ए बी है क्या, सांद्रता है। ए बी है क्या भाई, सांद्रता है। ए बी क्या है, ए और बी क्या है, मोलर सांद्रता है। मोलर सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर। मोलर सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। मोलर का मतलब क्या था, मोल प्रति लीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मोल प्रति क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। अब अभिक्रिया की दर है, देखो यहां से देखो डीसी बाई डी टी है, तो इसका क्या होगा, मोल प्रति लीटर, और टी का क्या हो जाएगा, समय, मोल प्रति लीटर। और इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, तो हो सकता है 1 से लेके n तक हो, तो कहते हैं 1 से लेकर n तक, और इंटू 1/सेकेंड, इंटू 1/ क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये इसका मात्रक निकल के आता है। बात समझ में आ रहा है, 1/सेकेंड हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, मोल। फाइनली इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे भाई, मोल प्रति लीटर। क्या बोल देंगे, मोल प्रति लीटर के पावर वो 1 से लेके n तक इंटू सेकेंड के पावर -1। ये इसका मात्रक निकल के आएगा। मोल प्रति लीटर के पावर 1 से लेके n तक हो सकता है, या भाई जो x और y का सम है, जो x और y का सम हो सकता है वह 1 हो सकता है 2 हो, n तक हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, ये कहां तक, n तक हो सकता है। और 1/सेकेंड, देखो 1/dt है ना, और dt क्या है, समय है, 1/सेकेंड, इसको लेकर आएंगे ऊपर तो सेकेंड के पावर -1। क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। सर केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व करवा दीजिए। अच्छा भाई, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करवा दे, ठीक है करवा देंगे।
सर हम डाउट में केमिस्ट्री में डाउट में भेजे थे, मेरा डाउट सॉल्व नहीं होगा क्या? अच्छा आप डाउट भेजे थे। अभी हम डाउट वाला यार, डाउट वाला जो मोबाइल है ना वो पता नहीं कहाँ रखा है, हमको मिला नहीं। अभी हम सर से बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। हो गया भाई, आगे चले? चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा गैसियस अवस्था के लिए। देखो गैसीय अवस्था के लिए, गैसीय अवस्था के लिए मात्रक क्या हो जाएगा भाई इसका? गैसीय अवस्था के लिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका? देखिए गैसीय अवस्था के लिए के का मात्रक, गैसीय अवस्था के लिए के का मात्रक क्या होता है भाई? एटीएम के पावर 1 से लेकर n तक, या फिर आप एटीएम के पावर ना 1 से लेकर n तक इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो x और y के मान है वह 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? जो x की वैल्यू है, देखो x और y, n का मान क्या है? x y है। अब x y हो सकता है कि जोड़ने पर 1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? वायुमंडल। क्या हो जाएगा भाई? वायुमंडल के पावर 1 से लेकर n तक। ये पावर कितना? 1 से लेकर n तक। इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड के पावर -1। इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड के पावर, क्योंकि 1 बटे में सेकंड आएगा तो सेकंड के पावर -1। ये किसके लिए मात्रक हो जाएगा? ये मात्रक किसके लिए हो जाएगा भाई? गैसीय अवस्था के लिए मात्रक हो जाएगा के का। वेग स्थिरांक के का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में थोड़ा समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक तो एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लिए कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया ले लिए। एग्जाम्पल में मैंने एक अभिक्रिया ले लिया N2+3H2। आप जान ही रहे अमोनिया बनाने की विधि है। मैंने एग्जाम्पल में ले लिया N2+3H2, यह क्या बनाता है भाई? 2NH3 बनता है। ठीक है भाई। हाँ, एटीएम का फुल फॉर्म होता है वायुमंडल। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक। इसी को हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? वायुमंडल। ठीक है, चलो ध्यान दो। कोई अभिक्रिया हमने N2+3H2 इक्वल टू हमने क्या बना दिया भाई? 2NH3 बना दिया है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया। अब ध्यान दो, कुछ चीजें आपको देखनी है कि N2 का गुणांक कितना है, N2 का गुणांक कितना है। ध्यान दो, N2 का गुणांक यहाँ पर होता है, ये गुणांक 1 है। H2 का गुणांक कितना है? इस हाइड्रोजन का गुणांक कितना है भाई? इस हाइड्रोजन गुणांक 3 है। हाइड्रोजन का गुणांक कितना है? 3 है। अरे उसी को तो बताने चल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। बात समझ में आ रहा है? तो N2+3H2 इक्वल टू 2NH3 बन गया। अब हमें क्या करना है कि भाई इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखना। तो हम कहते हैं सर अभिक्रिया का वेग R बराबर होता है के। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? R बराबर होता है के इंटू जो अभिकारक लिखा गया उसका सांद्रता, N2 की सांद्रता पावर 1। पावर कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। और दूसरी सांद्रता H2 लिखी है, इसका गुणांक कितना है? 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है भाई।
इतना क्लियर हो जाएगा। तो यहां से k का मात्रक कितना निकल के आएगा, k का मात्रक कितना निकल के आएगा, तो हम क्या लिख देंगे भाई, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब मात्रक वही आपको बताए 1 माइनस एन बताए, मोल प्रति लीटर क्या 1 माइनस एन बताए, इनटू सेकेंड के पावर हमने क्या बोला है, आपको लिखना है -1, सेकेंड के पावर कितना लिखना है, -1 लिखना है सर। इतना ठीक है। अब यन का मान हमने आपको यहीं पे बताया है कि यन का मान कैसे निकालते हैं सर, x प्लस वाई से, x प्लस वाई से। तो यन बराबर कितना हो जाएगा 1 + 3, तो यन का मान कितना मिल जाएगा सर 4। यहां से यन का मान कितना मिल के आएगा 4 निकल के आएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको, बोलो मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। इतना समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। यन का मान 4 आया कि नहीं आया, तब के का मात्रक लिखेंगे, के का मात्रक देखिए कैसे लिखेंगे। तो के का मात्रक क्या होगा, तो हमने क्या बताया, मोल प्रति लीटर है, इसके पावर क्या है 1 माइनस एन है, तो 1 माइनस एन का मनवा 4 निकला कि नहीं निकला, इनटू सेकेंड के पावर कितना है मेरे भाई -1 रहने दो। अब जब इतना ठीक है तो क्या लिख देंगे, मोल के पावर, मोल प्रति लीटर के पावर -3 आएगा कि नहीं आएगा, इनटू सेकेंड के पावर -1 है कि नहीं है, इतना बताओ मेरे भाई। यह मात्रक सबका आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है फिर से देखो, नहीं आ रहा है फिर से देखो। देखो हमने क्या किया, यह कोई रासायनिक अभिक्रिया मान ली, ध्यान दो, यह हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया मान ली, N2 + 3H2 = 2NH3। यह हमने कोई अभिक्रिया मान ली क्या, N2 + 3H2 = 2NH3। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, बोलो कोई समस्या नहीं है अब ना, यह हमने मान लिया रासायनिक अभिक्रिया, इसको मैं हटा देता हूं। देखो तो अभिक्रिया का वेग लिखते कैसे हैं, देखो इधर अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग हमने बताया था बराबर होगा के, अभिक्रिया वेग लिखते कैसे समझो, बराबर क्या होगा के, अभिक्रिया वेग बराबर कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है तो कांस्टेंट को हटा, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट जोड़ देते, तो अभिक्रिया वेग बराबर के हो गया, इनटू हो गया। अब यहाँ पे कौन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, तो नाइट्रोजन की सांद्रता लिखते हैं, तो सांद्रता को दिखाने के लिए बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं ऐसे, नाइट्रोजन की सांद्रता लिख दिया हमने। नाइट्रोजन का गुणांक कितना है 1 है सर जी, कुछ नहीं लिखा है गुणांक में तो 1 है, तो इसका घात में हो जाएगा 1। और दूसरा अभिकारक क्या लिखा गया है, दूसरा अभिकारक सर लिखा गया हाइड्रोजन, दूसरा अभिकारक क्या लिखा गया है, दूसरा अभिकारक यहाँ पे कौन है भाई, हाइड्रोजन है, तो इसको क्या लिख देंगे सर H2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग H2 लिख देंगे। अब जब H2 हो गया तो देखो ये हाइड्रोजन का गुणांक कितना है यहाँ पे, सर हाइड्रोजन का गुणांक यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन का गुणांक कितना है 3 है। तो यहां से हमने बताया था यन का मान क्या होगा x + y होगा, यन का मान क्या होगा x + y होगा, x + y होता क्या है, अभिकारकों के सांद्रता का घात का योग होता है, तो यन का मान कितना हो जाएगा, देखो यन का घात कितना है 1 है सर, ठीक है सर हम 1 लिख दिए, प्लस यच का घात कितना है सर 3 है, तो 3 लिख दिए, तो यन बराबर यहां से कितना आ गया सर 4 आ गया, यन बराबर कितना आ गया सर 4 आ गया। इतना ठीक है। आगे देखो, तो अब हम के का मात्रक लिखना चाहते हैं, क्या 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 लिखना चाहते हैं भाई, के का मात्रक लिखना चाहते हैं, के का
मात्रक लिखना चाहते हैं तो देखो हमने बताया था के का मात्रक कैसे लिखना है, डीसी बाई डी मतलब सांद्रता। मात्रक क्या होगा, सांद्रता प्रति सेकेंड। तो सांद्रता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता का मात्रक यहाँ पे क्या लेना है भाई, मोल प्रति लीटर लेना है। और मैंने आपको बताया कि इनका घात कुछ भी हो सकता है, 1 माइनस n तक हो सकता है। तो 1 से n तक तो 1 माइनस n हो जाएगा, बटे सेकेंड है, दर होता है ना, तो इनटू बटे सेकेंड के लिए करोगे क्या, सेकेंड के पावर -1 करोगे, सेकेंड के पावर -1 करोगे। बात समझ में आ गई। तो देखो यहां से 1 माइनस n है ना, तो n का मान कितना आया, 4 आया है। n का मान कितना आया, 4। तो हमने 1 माइनस 4 रख दिया, तो घटा देंगे तो कितना, पावर -3 आ जाएगा। n क्या है, घातों का योग है। n क्या है, घातों का योग है। उसी को आगे चल के हम कोटि बोलेंगे, वो अलग बात है। उसी को आगे चल के हम कोटि बोलेंगे, घबराओ मत मेरे भाई। ठीक है भाई, चल अब हम लोग बात करते हैं गैसीय अवस्था में मात्रक क्या हो जाएगा। गैसीय अवस्था में चर्चा कर लेते हैं। तो गैसीय अवस्था में मैंने बताया था, गैसीय अवस्था में के का मात्रक क्या होता है भाई। गैसीय अवस्था में मैंने आपको मात्रक बताया वायुमंडल। क्या बताया हमने, वायुमंडल के पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड के पावर -1, यह हमने मात्रक बताया। जब यह हमने आपको बताया तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल के पावर 1 माइनस 4 इंटू सेकेंड के पावर -1। और जब इतना हो जाएगा तो हम फाइनली क्या लिख देंगे कि वायुमंडल के पावर -3 इंटू सेकेंड के पावर -1। इतना तो आ ही जाएगा। बोलो भाई। अरे पीडीएफ तो रोज ही अपलोड करा देते हैं, आप काहे घबरा रहे हैं, गजब है यार आप तो। ठीक है भाई, चला जाए आगे। चला जाए भाई आगे, चलो चलते हैं। ध्यान दो, वेरी में इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया के वेग नियम, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के वेग नियम में। हमने अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ा, तो अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से समझो, फिर से समझो, बस फिर से समझो। हम कहना, आप समझे, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे अभिक्रिया के वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए
सांद्रताओं के घातों का योग, लिखे गए सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? अभिक्रिया की कोटि। कहने का मतलब है कि जो हम अभिक्रिया का वेग नियम लिखे हैं उनमें सांद्रता का कुछ घात था, उन्हीं घातों को जोड़ लो, क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। अभिक्रिया की क्या हो जाएगी भाई? कोटि हो जाएगी। तो लिखेंगे किसी अभिक्रिया की दर में, किसी अभिक्रिया की दर में, किसी अभिक्रिया की दर में उपस्थित सांद्रता पद की, उपस्थित सांद्रता पद की, उपस्थित सांद्रता पद की घातों का योग, घातों का योग, सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सबके लिए अलग अलग मात्रक नहीं होता है। जैसे आपके जो क्वेश्चन दिया रहेगा, गैसीय अवस्था में बात होगी तो गैस अवस्था वाला मात्रक लिख लेंगे। नॉर्मली बात होगी, जैसे द्रव अवस्था की बात होगी तो वह सिंपल वाला मात्रक हमने जो बताया, ठीक है। जब गैस वाली बात आ जाएगी तब वायुमंडल वाला मात्रक लिखना है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में अगर वायुमंडल वाला मात्रक दिया रहेगा तो वायुमंडल वाला मात्रक यूज करेंगे। मोल प्रति लीटर वाला यूज किया रहेगा तो हम भी मोल प्रति लीटर वाला यूज कर लेंगे। आप लोग इतनी टेंशन काहे लेते हैं भैया? ठीक है, चलिए। तो हमने मान लिया कोई रिएक्शन, माना कोई रिएक्शन है, तो ए प्लस बी कोई रिएक्शन है जो कि पी बना रहा है। हमने मान लिया कोई रिएक्शन है जो ए बी है तो कोई प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो वेग नियम क्या होता है? वेग नियम क्या होता है? आर बराबर के इंटू ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी, ए इंटू ए बी के पावर बी। या फिर हम इसी को कैसे लिखते हैं, या इसी को हम दूसरी तरह से भी लिखते हैं कि आर बराबर के ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई लिखते हैं। और समझो तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई। तो यहां से अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे लिख लेंगे यह प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होती है। ठीक है भाई, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? एक प्रायोगिक मान होती है। ठीक है ना, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो, कोई चाहे तो इसे दूसरी परिभाषा में भी लिख सकता है। इसकी एक अलग परिभाषा भी है, थोड़ा सी अगर आपको यह वाला सिंपल लगेगा तो इसको यूज कर लीजिएगा। आर करके मैं दूसरा डेफिनेशन लिखवा देता हूं। कहते हैं अभिकारक अणुओं की वह संख्या, आर करके दूसरा लिखवा देता हूं, अभिकारक अणुओं की
कारक अणुओं की वह संख्या, क्या बोलेंगे भाई, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका साधारण रासायनिक परिवर्तन के, जिनका साधारण रासायनिक परिवर्तन के, जिनका साधारण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, फलस्वरूप परिवर्तित, जिनका साधारण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होती है, क्या होती है भाई, परिवर्तित होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अभिक्रिया कोटि ए बी भी हो सकती है, ए बी नहीं, ए प्लस बी हो सकती है मिस्टर अरुण जी, अभिक्रिया कोटि ए बी नहीं, ए प्लस बी हो सकती है। ठीक है, चलो भाई, अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी अपनी, अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी, अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी अभिक्रिया की आणविकता। अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी अभिक्रिया की आणविकता। क्या हो जाएगा भाई, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? आप पहला ही याद रखो, बात समझ में आ रहा है? आप पहला ही याद रखेंगे, रेट ला वाला इम्पोर्ट सबसे अच्छा है, ठीक है ना, याद करने के लिए रेट ला वाला ही सबसे क्या अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन लेकर आएंगे, अभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, घबराइए मत। देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, हमने आपको बताया अभिक्रिया की कोटि में कि जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखा है उसके सांद्रता के घातों का योग, अभिक्रिया के वेग में लिखे गए सांद्रता के घातों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब हमें पढ़नी है अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का गुणांक होता है, जो अभिकारकों का गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो अभिकारक का गुणांक होगा उसे क्या कहते हैं भाई, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। पहले हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहते हैं किसी रासायनिक परिवर्तन में, किसी रासायनिक परिवर्तन, किसी रासायनिक परिवर्तन का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की, परिवर्तन में भाग लेने वाले भाग लेने वाले अणुओं की, भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या,
भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। फिर से समझिए, किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहते हैं H2 प्लस Cl2, या क्या बनेगा 2HCl, क्या बनेगा H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हुआ 2HCl, क्या होगा 2HCl। तो देखो यहाँ पे एक ठो हाइड्रोजन है, देखो इधर देखो, एक ठो हाइड्रोजन है, एक ठो क्लोरीन है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आणविकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आणविकता बराबर 2, यहाँ पर आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो, और एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो। जैसे हम कहते हैं 2NH3 इसमें टूटता N2 प्लस 3H2 में टूटता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो ये कितना है भाग ले रहा है, अमोनिया का कितना अणु भाग ले रहा है? 2। यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला देखो PCl5 है, यह ब्रेक होता है PCl3 में, इसमें PCl3 प्लस का Cl2 में टूटता है। तो कितना PCl5 भाग लिया? एक ठो। कितना PCl5 भाग लिया? एक ठो भाग लिया। तो यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता यहाँ पर 1 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आणविकता हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, अगला देखो, जैसे कहते हैं 2CO प्लस O, 2CO प्लस O2 मतलब O2, 2CO प्लस O2 तो क्या बना लेता है? 2CO2। क्या बना लेता है भाई? 2CO2। 2CO प्लस O2 क्या बनता है? 2CO2। तो यहां पर आणविकता कितनी हो जाएगी? ध्यान दो, 2 ठे CO था, 1 ठो ऑक्सीजन था, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? यह 3 हो जाएगा। यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी? 3। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में, कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उन अभिकारक के गुणांकों का योग, उन अभिकारक के गुणांकों का योग, बात समझ में आ रहा? अभिकारक के गुणांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाता है भाई? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पे अमोनिया भाग लिया, क्या भाग लिया? अमोनिया भाग लिया, तो 2 ठे भाग लिया तो आणविकता 2 हो जाएगी। देखो यहाँ पे COO2 था, तो 2 ठे यहाँ पर है, 1 ठो यहाँ पर, 2 1 3 हो जाएगा।
तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे एक ठो PCl5 था तो इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। अभिकारक इससे मतलब उधर वाले से मतलब नहीं है। देखो इधर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरफ अभिकारक होता है, एक तरफ क्या होता है अभिकारक, और दूसरे साइड क्या होता है उत्पाद होता है। तो हमें इधर से मतलब है, अभिकारक से मतलब है। हमें किससे मतलब है, अभिकारक से। हाँ नीचे वाला देख लो, 2 ठे CO था, 1 ठो O2 था, तो 2 1 3। अभिकारक में जो भी सांद्रता लिखी गई है उनके गुणांकों का योग, अभिकारक में जो भी सांद्रता लिखी गई है उनके गुणांकों का योग अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, आगे चलो। आगे है अभिक्रिया के कोटि और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया के कोटि और आणविकता में अंतर। देखो एक तरफ लिख लो अभिक्रिया के कोटि, अभिक्रिया कोटि, और दूसरे तरफ लिख देंगे अभिक्रिया आणविकता। अंतर लिख लोगे भाई सब लोग? नहीं मेरे बच्चा, उसमें O2 नहीं है, O2 का गुणांक देखना है। O2 दो ठे ऑक्सीजन मत देखो, O2 का गुणांक देखो, तो O2 का गुणांक 1 है। ठीक है, बात समझ रहा है? ठीक है, थैंक यू खुशी तिवारी जी, हाँ थैंक यू। आगे देखिए, अब देखिए दोनों में अंतर लिखना है, अभिक्रिया की कोटि में और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखना है। क्या करना है भाई, अभिक्रिया की कोटि में और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखना है। ठीक है, अंतर लिखने के लिए आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो पहले चीज अभिक्रिया की कोटि, दोनों साइड एक पहले लिखिए, पहला लिखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। पहले पहले में आप डिफिनीशन ही लिख दो, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, पहले में डिफिनीशन में दोनों का डिफिनीशन ही लिख दो, वही अंतर होगा। हमने क्या लिखा था कि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए सांद्रता के घातों का योग। क्या बोले थे हम, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया के क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, अभिक्रिया की कोटि एक क्या है, प्रायोगिक मान है। दो ठे चीजें यहां से क्लियर हो गई, अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रायोगिक मान, और एक ठो उसका सांद्रता के घातों का योग, दो चीजें हो गई। आणविकता में आते हैं, तो आणविकता में क्या है, हमने बताया आणविकता में कि सांद्रता के गुणांकों का, अभिक्रिया में जो लिखा गया है सांद्रता, उसका गुणांक का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। और यह प्रायोगिक मान नहीं है, यह प्रायोगिक मान नहीं, इसको हम देखकर बता सकते हैं। दो ठे अंतर हो गया ना, कितना अंतर हो गया भाई, दो ठे। तो पहले लिखेंगे अभिक्रिया के, पहले लिख देंगे अभिक्रिया
अभिक्रिया के वेग नियम, अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पद की घातों का योग, उपस्थित सांद्रता पद की घातों का योग, घातों का योग क्या कहलाता है भाई? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि होती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास ए, जैसे हमारे पास क्या हो जाए, ए प्लस बी इक्वल टू पी हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि ए प्लस बी। अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए प्लस बी लिख देंगे। कितना लिख देंगे भाई? अभिक्रिया की कोटि कितना लिख देंगे? ए प्लस बी। या फिर अगर आप ऐसे भी ना लिख पाओ तो पहले ऐसे लिखो इसको कि वेग नियम, वेग नियम बराबर आर बराबर ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी, ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। यहाँ से लिखेंगे तब कोटि बराबर ए प्लस बी, यहाँ से निकल। ठीक है भाई। और यहाँ क्या होता है, इसमें हम क्या लिख देंगे भाई? कहेंगे इसमें कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, इसमें क्या बोलेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है भाई? यहाँ पे क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। जैसे हम ए प्लस बी इज इक्वल टू पी कोई रिएक्शन ले लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? आणविकता बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर आणविकता बराबर क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? यह प्रायोगिक मान है। यह क्या है? यह प्रायोगिक मान है। यह क्या है? वास्तविक मान। इसमें दूसरा क्या हो जाएगा? यह वास्तविक मान है। ठीक है, जो कोटि होती है वो क्या होती है? प्रायोगिक मान होती है। और आणविकता क्या होती है? वास्तविक मान होती है। ठीक है भाई। तीसरा लिखेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? यह शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। यह शून्य हो सकती है। जो अभिक्रिया की कोटि है वह क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। और इसमें लिखेंगे यह शून्य नहीं हो सकती है। इसमें क्या लिख देंगे? यह शून्य नहीं हो सकती है। यह शून्य नहीं हो सकती है। और चौथा लिख देंगे, चौथा लिखते, अच्छा इसमें एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। जब कोई अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कराया जाता है, जब कोई अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कराया जाता है या लाइट की उपस्थिति में कराया जाता है तो उसकी कोटि 0 होती है। जैसे देखो हम कहते हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या बनता है? 2HCl बनता है ना।
लेकिन यहीं पे हम लिख देंगे एच न्यू, यहीं पे क्या लिख देंगे, एच न्यू लिख देंगे, लाइट लिख देंगे, तब उस समय इसकी कोटि हो जाएगी सर 0। उस समय इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो चौथे पे आ जाओ। चौथा क्या लिख देंगे, यह धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक। लेकिन वहां पर देखेंगे हम लोग जो आणविकता होती है केवल धन पूर्णांक होती है। क्या लिखेंगे इसमें, यह केवल धन पूर्णांक होती है, यह केवल धन पूर्णांक होती है। पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे ताप, दाब, सांद्रता आदि पर निर्भर करती है। यह ताप पर निर्भर करती है, दाब तथा सांद्रता आदि पर निर्भर करती है, आदि पर निर्भर करती है। यह ताप, दाब आदि पर निर्भर नहीं करती है। इसमें क्या लिख देंगे भाई, पांचवा, यह ताप, दाब आदि पर निर्भर नहीं करती। ठीक है भाई, तो यह अंतर हो गया। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे वही सुबह 6:30 बजे से। ठीक है भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। या एक बार आप अंतर देख लेना, रिवीजन कर लेना। अभिक्रिया की कोटि हो गई, अभिक्रिया की आणविकता हो गई, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर हो गई, वेग स्थिरांक हो गया। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल। सबको टाटा बाय बाय। ठीक है, गुड डे। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, सबको बाय। ठीक है, चलो बाय। सब लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। ठीक है ना, रोज का रोज रिवीजन करते रहो, रोज का रोज रिवीजन करते रहो। प्लस जो पीछे की चीज़ें पढ़ाई गई, जैसे विलयन पढ़ाया गया, वैद्युत रसायन पढ़ाया गया, आप उसको दोहराते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको रिवीजन पर डे करना है, पर डे रिवीजन करना है। ठीक है ना, आप रिवीजन करते रहो। रिवीजन से अगर जो दूर हटेगा उसका परसेंटेज घटेगा, इतना जान जाना। रिवीजन आपको हमेशा करना है। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज डाउन होगा, आप इससे के खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज कम आएगा, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, इसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आप रिवीजन करिए। अगर कोई समस्या होता है तो हमसे पूछिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, आपके हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप अपना रिवीजन रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके।